नमस्कार, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि हायर पेंशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। ये वीडियो ये एप्लीकेशन प्रोसेस उन लोगों के लिए है जो 1/9/2014 के बाद रिटायर किए हैं या फिर वो अभी भी सर्विस में हैं, लेकिन वो 1/9/2014 के पहले ईपीएफ का मेंबर थे, तो वो इस एप्लीकेशन प्रोसेस के तहत वो अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबा होने वाली है क्योंकि इसमें हमें एक एक चीज़ समझना है, तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। तो चलिए, अप्लाई करने के लिए आपको पता ही है कि सीधे हमें मेंबर ई सेवा पोर्टल पे जाना पड़ता है और वहीं से अप्लाई होता है। तो चलिए, मैं आपको स्क्रीन पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है कि ऐसे गूगल खोल लेना है, या मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, और उसमें टाइप करना है मेंबर ई सेवा। उसके बाद आपके सामने ऐसे पोर्टल खुल के आ जाएगा, मेंबर होम सबसे ऊपर वाला। आपको इसे क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन कर लेंगे आप, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट साइड पे यहाँ पे बिलिंग कर रहा है कि पेंशन ऑन हायर सैलरी एक्सरसाइज ऑफ ज्वाइंट ऑप्शन, और नीचे एक ऑप्शन और है पेंशन ऑन हायर सैलरी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो है ना, दो लिंक दिया गया है। अगर एक लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप दूसरे लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाले के थ्रू हम जाएं, नीचे वाले भी क्लिक करके हम जा सकते हैं। तो चलिए, मैं नीचे वाला ही क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे भी दो आपको लिंक दिखाई देगा, दोनों के थ्रू आप सेम जगह पे ही पहुँचेंगे। तो मैं नीचे वाले लिंक पे क्लिक किया था, यहाँ पे भी मैं नीचे वाला ही फॉलो कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। अब उसके बाद आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा। एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैलिडेशन ऑफ ज्वाइंट ऑप्शन फॉर द एम्प्लॉय हु हैड रिटायर्ड बिफोर 1/9/2014, जो 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर हो चुके थे, उनके लिए पहला लिंक है। वो पहले से ही एप्लीकेशन चल रहा है, बहुत सारे लोग अप्लाई कर दिए होंगे। और दूसरा वाला ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सरसाइज ऑफ ज्वाइंट ऑप्शन फॉर द एम्प्लॉय हु वर इन सर्विस प्रायर टू 1 सितंबर 2014 एंड कंटिन्यू टू बी इन सर्विस ऑन आफ्टर 1 सितंबर 2014। यानी अभी जो मैं बताने वाला हूँ, ये दूसरा ऑप्शन के थ्रू मैं बताने वाला हूँ कि वो लोग जो 1/9/2014 के बाद रिटायर किए हैं या अभी भी सर्विस में हैं और वो 1/9/2014 के पहले ईपीएफ का मेंबर थे। तो ये जो दूसरे वाला एप्लीकेशन मैं बताने जा रहा हूँ, तो ये इन लोगों के लिए। चलिए, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको जो है ना 4 प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। पहला जो है गेट ऑथराइजेशन पिन। इसका मतलब है कि आपके आधार पे एक जो है ओटीपी जाएगा, उसे वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट यूजर, ये फॉर्म है, इसको भरना पड़ेगा। और तीसरा है सबमिट एप्लीकेशन। जब सारा एप्लीकेशन भर लेंगे तो ये सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके चौथे प्रोसेस में आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। यानी इसमें टोटल 4 प्रोसेस हैं और इतना ज़्यादा लंबी फॉर्म नहीं है, आप इसे आराम से भर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो है आपको यूएन नंबर भरना है, उसके बाद नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, आधार नंबर भरना है, उसके बाद आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो भरना है। ध्यान है कि आपके यूएन में वही नंबर होनी चाहिए जो आपके आधार में है, दोनों मैच करनी चाहिए, तभी आपको जो है ओटीपी मिलेगा और वैलिडेट होगा, नहीं तो एरर आ जाएगी। बहुत सारे लोग को एरर आ रहे हैं, रीजन ये भी है कि जो नंबर उनके आधार में है वो नंबर उनके पीएफ में नहीं है। तो पहले आपको ये ठीक कराना पड़ेगा। हो सकता है आपको थोड़ी टाइम लग जाए, हालांकि ईपीएफ को टाइम दे रखा है 3 मई 2023 तक का। और उसके बाद क्या करना है कि आपको कैप्चा भर करके यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है उसको आपको क्लिक करके एक्सेप्ट करके गेट ओटीपी करके उसके बाद ओटीपी डाल करके वैलिडेट कर देना है। चलिए, मैं करके बताता हूँ। अब चलिए, मैं यहाँ पे यूएन नंबर डाल लेता हूँ, उसके बाद नाम भी डाल लेता हूँ। ये नाम भी आपके आधार और पीएफ में मैच करनी चाहिए जैसे है। डेट ऑफ बर्थ भी मैंने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद जो आपके आधार में लिंक मोबाइल नंबर है, जैसे मैंने बताया, वो डालना है। अब आपको क्या करना है कि कैप्चा जैसे है वैसे ही कैप्चा को भर लेना है और उसके बाद जो है ये डिक्लेरेशन जो है एक्सेप्ट करके और गेट ओटीपी पे हमें क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पे जो है ओटीपी जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आधार में जो था उस पर ओटीपी चला गया है, वहीं ओटीपी डाल करके हमें वेरीफाई करना है। अब देखिए, मेरे पास ओटीपी आ गया है और मैं इसे क्या करता हूँ, ओटीपी डाल करके वेरीफाई कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको क्या करना है, वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वैलिडेट हो जाएगा। अब देखिए, आप तीसरा प्रोसेस में आ गए हैं, सबमिट एप्लीकेशन वाले प्रोसेस में। आप यहाँ पे आपको धीरे धीरे स्लाइड करना है और सारी ऑप्शन को समझना है। यहाँ पे ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि कुछ कि आप 1/9/2014 के पहले मेंबर थे और उसके बाद आपको मेंबर होना ज़रूरी है, उसके बाद रिटायर किए, ये सब आपको पढ़ लेना है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर है कि आई हैव गॉन थ्रू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अनुसार ही आप भर रहे हैं इस फॉर्म को। यहाँ पे नीचे यूएन डिटेल्स में आपको दिखाई दे देगा कि आपका पीपीओ नंबर क्या था। अगर पीपीओ नंबर नहीं है तो पीपीओ नंबर कोई ज़रूरी नहीं है कि होना, अगर रिटायर नहीं किए तो होगा नहीं। तो यहाँ पे आपको यूएन का डिटेल, आपका इन्फॉर्मेशन कुछ होगा वो दिखाई दे देगा।
उसके बाद आप आते हैं सर्विस डिटेल। सर्विस डिटेल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप एक से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट में काम किए हैं, यानी कहने का मतलब आप एक से ज़्यादा कंपनी में काम किए हैं, तो आपके पास अलग अलग पीएफ नंबर हो सकता है। पीएफ नंबर पता करने के लिए आपको जो है ना आपके पासबुक में दिख जाएगा कि कितने मेंबर आईडी हैं, तो वो आप मेंबर आईडी वहाँ से देख करके आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक से ज़्यादा कंपनी में काम किए हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ऐड रो करना है, और उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन, अगर आपका आईडी है एक ही कंपनी में काम किए तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो आपका पहला जो है रो, जो आपका पहला रो कॉलम है वो भरा हुआ मिल जाएगा, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मेंबर आईडी लिखा हुआ है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईपीएस यहाँ पे डाला हुआ है। अगर आप रिटायर कर गए हैं तो डेट ऑफ ईपीएस यहाँ पे वो भी दिखाई दे देगा आपको। और ये जो है ना डेट ऑफ एग्जिट एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईपीएस ये ब्लैंक ही रहेगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लगता है कि एक से ज़्यादा कंपनी में काम किए तो दूसरा वाला जो है ना एंटर मेंबर आईडी यहाँ पे आपको खुद से डालना पड़ेगा पीएफ पासबुक से देख करके, या आप जाएंगे इवन सर्विस वाले ऑप्शन पे तो वहाँ पे भी आपको दिखाई दे देगा सर्विस हिस्ट्री में कितने आपके मेंबर आईडी हैं। तो यहाँ पे आपको अगर एक से ज़्यादा भी, दो से ज़्यादा भी कंपनी में काम किए तो वैसे ही आपको क्या करना है ऐड रो करते जाना है और यहाँ पे डिटेल डालते जाना है, यानी मेंबर आईडी डालना है, अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईपीएस और डेट ऑफ एग्जिट ऑफ ईपीएस यहाँ ये भरते जाना है। ये डिटेल जो है आपका जो सर्विस हिस्ट्री से आपको मिल जाएगी। मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ कहाँ से मिलेगी। तो आपको लगता है कि एक से ज़्यादा कंपनी में आप काम किए हैं तो आप कैसे डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको जाना है व्यू वाले यहाँ पे खोल लेना है मेंबर ई सेवा का पोर्टल, और ये उसके बाद आपको जाना है सर्विस हिस्ट्री में। यहाँ पे जब आप सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये 3 कंपनी में काम किए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा मेंबर आईडी, यानी कितने कंपनी में जो काम किए हैं या फिर कितने इनके पास पीएफ नंबर है। हो सके आप एक कंपनी में काम किए हों और 2 बार मतलब ज्वाइनिंग किए हों तो आपको 2 मेंबर आईडी वहाँ से मिल सकता है। तो आप जितना भी आप मेंबर आईडी है ना उसका जो है आपका डिटेल डालना है, तो यहाँ से आप मेंबर आईडी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है, वैसे ही इसका जो मिल जाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईपीएस ये मिल जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा डेट ऑफ एग्जिट ऑफ ईपीएस, यानी यही चीज़ सेम यहाँ पे क्या करना है फिल करना है। बिल्कुल यहाँ से आपको देखना है 3 डिटेल है यहाँ से, और वही चीज़ सेम आपको इसमें फिल करना है। और उसके बाद अब आपको आना है मेंबर डिटेल्स पे। अब यहाँ पे जो है ना ईमेल आईडी डालना है। ध्यान रखिएगा जो स्टार रेड में स्टार लगा हुआ है ना वो जो है ऑप्शन वो जो है आपको भरना ही भरना है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी, तो आपका जो भी ईमेल आईडी है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, और ध्यान देख लीजिएगा आपके जो है ना पहले से ईपीएफ में कौन सी ईमेल आईडी है वहीं डालिएगा। अगर कोई नई ईमेल आईडी नहीं है तो आप नया भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है ना, तो आधार जो आपके आधार से बैंक अकाउंट लिंक है वही यहाँ पे डालिएगा बैंक अकाउंट, और वही बैंक अकाउंट आपके जो है ना आपके मतलब ईपीएफ से भी लिंक होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और उसका आईएफएससी कोड आपको क्या करना है यहाँ पे डाल देना है। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे यहाँ पे आते हैं। कुछ लोग, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं। अब अगला ऑप्शन है ज्वाइंट ऑप्शन एंड कंट्रीब्यूशन डिटेल्स। तो यहाँ पे हमें पढ़ना होगा वेदर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वाज रिसीव्ड ऑन वेजेज एक्सीडिंग स्टैट्यूटरी वेजेज सीलिंग ऑफ 5000 इन ईपीएफ प्रायर टू 1 जून 2001 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, वेजेस सीलिंग दिखा देता हूँ तो आपको, ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे चलिए मैं वेजेस सीलिंग वाला मैं चल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 5000 जो वेजेस सीलिंग थी ये कब थी 31/5/2001 तक, यानी 1/6/2001 के पहले 5000 थी। अगर आपको लगता है कि 1/6/2001 के पहले आप सर्विस में थे तो आप ज़रूर 5000 से ज़्यादा पे कंट्रीब्यूशन किए होंगे। वैसे ही जो है वेजेस सीलिंग 6500 थी ईपीएस के लिए। तो यहाँ पे अगर आप 31/8/2014 यानी 1/9/2014 के पहले आप सर्विस में थे तो आप जरूर 6500 से ज़्यादा पे कंट्रीब्यूशन किए होंगे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, वैसे ही वहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि आप 1/6/2001 के पहले अगर आप ईपीएफ का मेंबर थे और आप कंट्रीब्यूशन किए थे, जैसे यहाँ पे लिख रहा है ना कि प्रायर टू 1 जून 2001 यानी 1/6/2001 के पहले आप ईपीएफ का मेंबर थे, तो आप अगर 5000 से ज़्यादा सैलरी पे कंट्रीब्यूशन किए हैं तो आप यस करिए, अगर नहीं किए तो नो करिए। अगर आप किए होंगे तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, ये वाला। अब देखिए जैसे मैंने यस कर दिया ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज अटैच परमिशन अंडर पैरा 26(6) ऑफ ईपीएफ स्कीम। अब मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये पैरा 26(6) क्या है। तो अगर आप वेजेस सेलिंग जैसे 5500 जो मैंने बताया, अगर उससे ज़्यादा पे अगर आप कंट्रीब्यूशन किए हैं या करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन भर के देना पड़ता है। मतलब इसमें भी यह भी एक 26(6) जो है ना एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन है
एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कि अगर उनको वेजेस सीलिंग से, जैसे वेजेस सीलिंग थी 5000 और 6500 से ज़्यादा पे कंट्रीब्यूशन पीएफ में करना चाहते हैं, तो पहले ये ऑप्शन जो है ना, ये जो है ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा, यानी ये फॉर्म भर के देना पड़ेगा। और ये फॉर्म कम से कम 6 महीने के अंदर में, यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 6 महीने के अंदर में भर के देना पड़ता है। यानी आपको ये जो है डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भर के देना पड़ेगा अंडर 26(6) के तहत, कि हम जो है वेजेस सीलिंग जो है 5000 या 6500 या बाद में 15000 हुआ, कि उससे ज़्यादा पे हम कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, हमारी एक्चुअल सैलरी इससे ज़्यादा है और हमें ईपीएफ में एक्चुअल सैलरी पे कंट्रीब्यूशन करना है। तो ये भी पीएफ में कंट्रीब्यूशन करने के लिए 26(6) एक ऑप्शन था जो 6 महीना के अंडर आपको भरना है। अगर आपको लगता है कि आप ये ऑप्शन ऑप्ट नहीं किए हैं, भर के पहले से नहीं दिए हैं, तो आप अभी भी ये फॉर्म जो है आप भर करके दे सकते हैं। मैं फॉर्म दिखा दे रहा हूँ कौन सा ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है। ये है ज्वाइंट डिक्लेरेशन अंडर पैरा 26(6) ऑफ द ईपीएफ स्कीम 1952। तो ये वाले जो है ना, ये फॉर्म आप पहले भर के या तो आप दे दिए होंगे या नहीं दिए हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयर के साथ ये वाला फॉर्म भर के दे दीजिएगा। इस वाले फॉर्म का लिंक मैं वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं डाल दूंगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप भर के नहीं दिए हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयर कंपनी के साथ भर के आपको ये देना पड़ेगा, यानी आपको भरवा लीजिएगा। यही स्कैन करके क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे डाल देना है। आपको चूज फाइल, आप ध्यान रखिएगा कि फाइल 250 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके अंडर ही अलाउएबल है। फाइल साइज 250 KB इज अलाउड। यही जो है ना 26(6) है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ये पहले से फॉर्म भर चुके हैं, अगर आपके पास कोई भी कॉपी या प्रूफ है, तो सेम आप स्कैन करके ये यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं चूज फाइल में। यहाँ पे आशा करते हैं कि अब आपको ये वाली ऑप्शन समझ में आ गई होगी। अब चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। लिखा हो कि वेदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाज रिसीव्ड ऑन वेजेज एक्सीडिंग 6500, जैसे मैंने पहले बताया 6500 हुआ, 1/9 जो 2014 के पहले 6500 था, तो आप उस पर कंट्रीब्यूशन किए होंगे, उससे ज़्यादा पे कंट्रीब्यूशन किए होंगे, तो आप जो है ना यस करेंगे, जैसे मैंने पहले बता दिया। अब फिर सेम चीज़ वहीं रिपीट हो रहा है, प्लीज़ अटैच परमिशन अंडर पैरा 26(6) ऑफ ईपीएफ स्कीम। यानी आप 6500 से ज़्यादा सैलरी पे अगर आपने पीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है, यानी एक्चुअल सैलरी पे किया है, तो ये ऑप्शन जरूर आपने भरा होगा। अगर नहीं भरा है, तो मैंने जैसे बताया पहले कि ये वाले ज्वाइंट डिक्लेरेशन आपको ये भर करके आपको देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर के साथ, यानी ले जा करके देने की जरूरत नहीं है। ईपीएफ ऑफिस में आपको भरवा लेना है और सेम स्कैन करके क्या करना है, यहाँ पे आपको डाल देना है, अटैच कर देना। ध्यान रखना है 250 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। होप कि आप पहले से ये समझ गए हैं। अब चलिए अगला पॉइंट पे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है वेदर मेंबर वांट टू यूज एक्यूमुलेशन अवेलेबल इन हिज हर पीएफ अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ ड्यू कंट्रीब्यूशन फॉर दिस ऑप्शन। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके साथ ऐसा केस है कि आपका जो है ना ईपीएस में कंट्रीब्यूशन ओनली वेजेस सीलिंग पे हुई थी, 6500 या 15000 पे जो है वेजेस सीलिंग थी उसी पे हुई थी, और बाकी पैसा जो है आपके ईपीएफ अकाउंट में डाइवर्ट कर दिया गया, यानी ईपीएस में पूरा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय ने आपका नहीं किया, तो ये उसी के लिए है। ये पूछ रहा है कि क्या जो आपके ईपीएफ में जो बैलेंस बचा हुआ है, वो पैसे को हम क्या ट्रांसफ़र करके ईपीएस में ला सकते हैं, जो ताकि एक्चुअल सैलरी पे आपके ईपीएस में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इसको तो आपको यस करना ही है, तो आप इसे जो है ना यस कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि हाउ मच इज द पीएफ अकाउंट बैलेंस ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑप्शन। अब यहाँ पे आपके जो पीएफ अकाउंट में कितना पैसा है वो यहाँ पे टोटल डालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि आपका जो है ना पीएफ पासबुक खोल लेना है, और उसी का जो अमाउंट है पीएफ पासबुक में वहीं आपको यहाँ पे डालना है, और उस पीएफ पासबुक को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं आप यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। इसके लिए कोई ज़्यादा प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ ना प्लीज़ अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, तो आपको क्या करना है कि पीएफ पासबुक जो आप डाउनलोड करेंगे उसी को यहाँ पे आप अटैच कर देंगे, और कितना पीएफ पासबुक में अमाउंट है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक पीएफ पासबुक, देखिए ये जो है ना एक पीएफ पासबुक है। अब अमाउंट कौन सा लेना है, यहाँ पे आपको वही अमाउंट जोड़ना है। जैसे यहाँ पे है कि नॉन टैक्सेबल 52,703, और टैक्सेबल कोई नहीं है 0, और एक एम्प्लॉयर शेयर होता है यहाँ पे जो 15,729 है। तो आपको ये 3 जो है ना, ये 3 कॉलम जोड़ना है। ये जो है ना 33,580 दिखा रहा है ना ईपीएस का, ये नहीं जोड़ना है। पीएफ अकाउंट बैलेंस का मतलब है कि ये वाला केवल 3 नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल और प्लस एम्प्लॉयर का शेयर, तो ये 3 जोड़ करके आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो है ना यहाँ पे डाल देना है, और सेम जो है सेम पासबुक यहीं डाउनलोड करके आप डाउनलोड कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है डाउनलोड पासबुक, तो इस यहाँ पे जा करके आप डाउनलोड कर लेंगे, और वहीं क्या करेंगे आप यहाँ पे अटैच कर देंगे। 250 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर लगता है कि डाउनलोड वाला फाइल ज़्यादा है तो आप उसका फोटो खींच करके फिर आप उसे यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला सबसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेदर मेंबर इज गिविंग
undertaking to deposit the contribution along the interest due till date payment through his last employer only when PF account has no sufficient balance। तो यहाँ पे sufficient balance की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है समझने वाली। ये फॉर्म आप तभी यस और नो करेंगे, मैं बता देता हूँ। आपको लगता है कि आपका जो PF बैलेंस था ना, आपने उसमें से कुछ पैसा निकाल लिया, आपको डाउट हो रहा है कि पूरा पैसा नहीं होगा, यानी सीधी सी बात है कि अगर आपने PF अकाउंट से आपने पैसा विड्रॉल कर लिया है, या तो वो जीरो हो गया है या उसमें कम वैल्यू है, अमाउंट कम है, तो आपको जो है ये यस करना पड़ेगा। हो सके आपको जो है ना पैसा आपके एम्प्लॉयर के थ्रू आपके PF अकाउंट में डिपॉजिट करना हो, तभी तो EPFO आपके जो PF अकाउंट से एडजस्ट करेगा, तभी आपको हायर जो पेंशन मिलेगी, हायर सैलरी पे हायर पेंशन मिलेगी। अगर आपने सपोज करिए कि अगर मान लीजिए 6500 से ज़्यादा पे EPS में कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, रेस्ट वाला जो अमाउंट 6500 से ऊपर वाला अमाउंट आपके PF में चला गया और आपने उसे क्या किया, निकाल लिया, तो EPFO कैसे एडजस्ट करेगा? तो उसमें बैलेंस रहेगा तभी तो एडजस्ट करेगा। जैसे मैंने ऊपर बताया कि आपको अमाउंट डालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस ऑप्शन को अगर लगता है कि आपने EPF अकाउंट से अपने पैसा निकाल लिया है या कुछ थोड़ा ही विड्रॉल किया उसमें कम है, तो आपको यस करना है। अगर आपने EPF अकाउंट से पैसा नहीं निकाला है, पूरा उसी में पड़ा हुआ है अभी तक, तो आपको इसे नो करना है, ज़रूरत नहीं है इसको यस करने की, आप इसे नो कर दीजिएगा। लेकिन आपको लगता है कि आपने अपने PF अकाउंट से पैसा निकाल लिया है, उसमें कम पैसा हो सकता है, या थोड़ा निकाला या पूरा निकाला, तो आपको इसमें यस करना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ पूछ रहा है कि प्लीज़ अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, यानी प्रूफ क्या हुआ, एक डिक्लेरेशन हुआ, ये डिक्लेरेशन आपके और आपके कंपनी के बीच बनेगी। लास्ट वाली कंपनी जहां आप काम किए, अगर आपने एक ही कंपनी में काम किया तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये वाले डॉक्यूमेंट जो है एक डिक्लेरेशन है या फिर एक लेटर हो सकता है जो आपकी कंपनी बनाएगी, आप बनाएंगे कंपनी के साथ, यानी दोनों की सहमति से बनेगी। और जो है ना आपको ये वो वाली जो है ना अपलोड करना है डिक्लेरेशन कॉपी कि आपकी कंपनी, अगर आपके PF अकाउंट से अगर आपने पैसा निकाल लिया है या फिर कम है, तो आपकी कंपनी जो है आपके PF अकाउंट में जमा करेगी और कंपनी वो पैसा आपसे लेगी, क्योंकि आपने निकाला है। और ये जो है ना पैसा का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि विथ इंटरेस्ट टिल डेट ऑफ पेमेंट थ्रू, यानी आज पेमेंट ये कर रहे हैं तो आज तक का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो ये जो पैसा जमा होगा कंपनी के थ्रू जमा होगा, कंपनी करेगी, लेकिन पैसा तो आपने निकाला है तो ये पैसा आप ही को देना पड़ेगा। तो यही लेटर है, डिक्लेरेशन है जो कंपनी और आपकी जो आपके लिए बना करके देगी, यानी बेसिकली आप ही को बनाना है कंपनी के साथ कि कंपनी जमा एग्री है कि नहीं है जमा करने के लिए। ये तो ये वाले सारे पॉइंट्स तो आपको क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे डिक्लेरेशन है, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है कि एज पर सुप्रीम कोर्ट आप फॉर्म भर रहे हैं, आपका जो इन्फॉर्मेशन है ट्रू है, सही है, ये सब चीज़ आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी, आप जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ पे प्लेस, यानी आप जहाँ से ये फॉर्म भरवा रहे हैं ना वो प्लेस डालिएगा। मैं कहूँगा कि आपकी जहाँ कंपनी है, लास्ट वाली कंपनी, वो वाली प्लेस डाल दीजिएगा। उसके बाद आई एग्री पे तो आपको सहमति देना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपल है, कैप्चा आपको भर देना है, ये जो ऊपर वाले कैप्चा दिख रहा है। और उसके बाद आप चाहें तो सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। अगर कुछ पेंडिंग है, आप फॉर्म अपलोड नहीं किए हैं, बहुत सारा चीज़ भर दिए हैं, तो ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हैं, नहीं तो आप सब कुछ भर दिए हैं, लगता है अपलोड कर दिए, तो आपको सबमिट एप्लीकेशन फाइनल आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या होगा, एक ऑटोमेटिक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। चौथा प्रोसेस में जो है ये फॉर्म चला जाएगा और जनरेट हो जाएगा। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट कर देंगे, ये जो है ना एम्प्लॉयर पोर्टल पे लैंड करेगा और एम्प्लॉयर इसे जो है ना अप्रूव करेगा। एम्प्लॉयर अप्रूव नहीं करता है तो EPFO के एंड पे जो है ये फॉर्म पेंडिंग रहेगा, वो उसे देखेगा कि क्या करना है इसे। तो ये फॉर्म मैं आप लोगों के लिए बताया हूँ, चूँकि ये इनएलिजिबल है, इनको अप्लाई नहीं करना था, तो हमें ये फॉर्म को सबमिट नहीं करना है। बेसिकली मुझे आप लोगों को समझाना था कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है ना फिलहाल इनएलिजिबल है, इसलिए मैं इनका फॉर्म सबमिट नहीं कर रहा हूं। तो आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि कौन लोग एलिजिबल हैं, तो आप ज़रूर फॉर्म सबमिट करिए, बिल्कुल ज़रूर करिए, ताकि आप हायर पेंशन का लाभ उठा सकें। तो चलिए, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर ही मुझे मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन के जवाब देने का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।